अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और इसमें हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इनके नेगेटिव्स फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नेगेटिव होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है 5 और हमसे कहा जाए कि उसका नेगेटिव निकालें, तो सिंपल सा तरीका ये है कि हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट आता है -5 और वो 5 का नेगेटिव होता है। यही काम हमने यहाँ पे इन मैट्रिसेस के साथ भी करना है। जब भी नेगेटिव फाइंड करने का कहा जाए या अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का कहा जाए, दोनों सूरतों में काम बिल्कुल सेम है। हमने क्या करना है कि हमने उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास और आपसे कहा गया है कि इसका नेगेटिव निकालें, तो हम दोनों तरफ माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद ये जो माइनस है ये अंदर तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होकर उन सब के साइंस को चेंज कर देगा। जैसे कि ये 1 -1 हो जाएगा, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता इसीलिए चेंज ही नहीं होगा, और -1 1 बन जाएगा। b का नेगेटिव कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो हम माइनस लगाते हैं बाहर और इसके बाद ये माइनस अंदर जब सबके साइंस को बारी बारी चेंज करेगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सी में भी ऐसे ही है, हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक दफ़ा हम इसको बाहर लिखते हैं और इसके बाद ये माइनस जब अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें सबके साइंस को चेंज कर देगा। ये तरीका है मैट्रिसेस का नेगेटिव लेने का। जो नेक्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं इनमें भी यही सिचुएशन है। हमने पहले माइनस से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये माइनस अंदर जाके सबके साइंस को चेंज कर देगा। मैट्रिक्स ई में भी यही सिचुएशन है, माइनस पहले बाहर लगेगा। वैसे अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो कोई इसमें इशू नहीं है। अगर हम ये स्टेप ओमिट करके अगर डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर दें तो तब भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मामले को थोड़ा सा आसान करके समझाया जाए, इसलिए मैं ये 2 स्टेप्स में कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक ही डायरेक्ट स्टेप में डायरेक्ट साइंस चेंज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आएगा -1, 5, -2 और -3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। देखें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। वो ऐसे है कि मैट्रिसेस की जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। दोनों सूरतों में काम बिल्कुल एक ही है। हमारे जो फर्स्ट 2 इसके पार्ट्स हैं उनमें शायद इतना क्लियर ये चीज़ समझ ना आ सके, लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ खुल के सामने आ जाएगी कि बेसिकली ये प्रोसेस है क्या। जो पार्ट नंबर ए है इसमें ये मैट्रिक्स है, इसका जस्ट एक कॉलम है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, याद रखें जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर एक छोटा सा टी लगा देते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो ये जो टी है ये तो ए के ऊपर लगा दिया और उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या निकला, ये जो एक कॉलम है इसको एज अ रो लिख देंगे, यानी कि ये जो 0, 1, -2 इस तरह कॉलम के फॉर्म में है, इनको रो के फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास आएगा 0, 1 और -2। पार्ट नंबर बी में एक रो है, तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, 5, 1, -6। जो सी मैट्रिक्स है, सी के ट्रांसपोज में बेसिकली होगा क्या। देखिए, ये जो फर्स्ट रो है 1, 2 इसको हम फर्स्ट कॉलम के तौर पर लिख देते हैं 1, 2। जो सेकंड रो है 2, -1 इसको सेकंड कॉलम के फॉर्म में लिख दिया, और जो थर्ड रो है 3, 0 इसको थर्ड कॉलम के फॉर्म में लिख दिया। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ सी। डी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो डी के ऊपर स्मॉल टी लगा दिया और इसमें भी वही सिचुएशन है। जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देते हैं, जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देते हैं, यूं। ई में भी ऐसे ही है। ई का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो पहली रो है
वो पहला कॉलम बन जाएगी और जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी। और इसी तरह से F के ट्रांसपोज में भी यही चीज़ है। इसमें 1 2 फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे और 3 4 सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये तरीका है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है A और B और ये दो पार्ट्स हैं जिनके बारे में कहा है कि दोनों को प्रूव करें। पहले वाले में और दूसरे वाले में बात तकरीबन सेम है कि कहा गया है कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A के इक्वल आता है, ये प्रूव करें। और दूसरे पार्ट में यही बात B के बारे में कही गई है। देखें, दो दफ़ा ट्रांसपोज लेना ये कैसे होगा। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 1। हम सबसे पहले A का ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया है। अब हमने इसका सेकंड टाइम ट्रांसपोज लेना है और उसका तरीका ये है कि ये A का ट्रांसपोज है, इसके ऊपर चूंकि हमने एक और ट्रांसपोज लेना है तो हम ब्रैकेट लगा के इसके बाहर एक और दफ़ा T लिख देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। दैट मीन्स डबल ट्रांसपोज। तो जो सेकंड टाइम ट्रांसपोज हम लेंगे तो उसमें ये वाली रो इसको कॉलम बनाएंगे और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड वाला कॉलम बन जाएगी। और आप देखें कि दो दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया ये दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ गया। उसका नाम क्या था, A। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि A के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा A मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। बिल्कुल सेम यही काम हम मैट्रिक्स B के लिए भी करते हैं। B मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1 1 2 0। सबसे पहले हम इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये हमने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया है। अब हम इसका एक और दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं और उसके लिए हम ब्रैकेट के बाहर एक और दफ़ा T लिखेंगे। B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं और जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे भी हम नोट करें तो डबल ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो वापस वही वाला मैट्रिक्स आया जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। यानी कि हम कह सकते हैं कि B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा B मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। थैंक यू।